नमस्कार दोस्तों। देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर कल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उस पे कल सुनवाई होगी। उस मामले में कल अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पक्ष अपने हलफनामे के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा। उसकी कुछ मुख्य बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये बात सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती कि जब देश के अंदर देश के सबसे बड़े चुनाव हैं, संसद के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा की जा चुकी है, उसके 5 दिन के अंतराल में देश की मुख्य राष्ट्रीय विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई इस मामले में करीबन 2 साल से जांच कर रही है। 2 साल बहुत होते हैं। 2 साल की जांच में इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य हो। इन्होंने जब से संबंध देने शुरू किए अरविंद केजरीवाल को, कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं की कि हमें ये नया साक्ष्य मिल गया आपके खिलाफ जिसकी वजह से हम आपको गिरफ्तार करना चाहते। एक साक्ष्य इनको नहीं मिला, ना ये रिकॉर्ड पे आज तक ला पाए एक भी साक्ष्य। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले देश की विपक्ष की राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। ये सीधा सीधा देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पे हमला है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सबको बराबरी का मौका देने का सिद्धांत, गिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन, जो इस देश के संविधान का एक बड़ा सिद्धांत है, जो इलेक्शन कमीशन की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसका उल्लंघन है कि अहम चुनाव से पहले आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की वजह से उनकी पार्टी के प्रचार को रोकने की कोशिश की गई। यह कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए तो प्रचार ना हो पाए। अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर होते तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, उद्धव जी के लिए महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे होते, अखिलेश यादव जी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव कर रहे होते, ममता बनर्जी के लिए बंगाल में चुनाव में प्रचार कर रहे होते, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का प्रचार कर रहे होते। सब जगह विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हम प्रचार कर रहे होते और अरविंद केजरीवाल विपक्ष की सबसे मुखर आवाज है, ये सब लोग जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सीधी सादी भाषा में अपनी बात लोगों तक रखते हैं और सीधा केंद्र से सवाल पूछते हैं, सीधा प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। ऐसे नेता विपक्ष में कम है और ऐसे नेता को जेल में डाल के विपक्ष की आवाज को चुनाव से पहले कमजोर करने की साजिश है। ईडी और सीबीआई के विषय में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है, कहा है, ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्या मतलब होता है, क्या सिद्धांत होता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वर्षों से सिद्धांत है सच को बाहर लाना, सच्चाई को कोर्ट के सामने रखना। यह सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत नहीं होता
कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से दोषी साबित करना यह सिद्धांत नहीं है। मगर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने काम किया और अरविंद केजरीवाल ने साक्ष्य रखे हैं कि 1 लाख पन्नों के दस्तावेज अगर ईडी और सीबीआई को मिले और उसमें 80,000 दस्तावेज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो उन दस्तावेजों को अदालत के सामने नहीं रखा गया। ऐसे दस्तावेज जो दबाव डालकर, लोगों को जेल में बंद करके, लोगों को उसकी जमानत का लालच देके, लोगों से पैसा लेके, लोगों को एनडीए की तरफ से टिकट का लालच देके जो गवाहियां की गई, वो गवाहियां कोर्ट के सामने रखी गई। और उससे पहले जो 10 बार गवाही दी, उस आदमी ने 8 बार गवाही दी, जिसमें उसने कहा मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल का इस एक्साइज के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो सारी गवाहियां, उन्हीं लोगों की गवाहियों को छिपा लिया गया और जो ड्यूरेस में, दबाव में झूठी मनगढ़ंत गवाहियां दी गई, उन गवाहियों को सिर्फ कोर्ट के सामने रखा गया। ये काम ईडी और सीबीआई का नहीं है। संविधान में यह काम इन्हें नहीं दिया गया। संविधान में इनको काम दिया गया जो सच है, जो कुछ आपके सामने है वो आप अदालत के सामने रखिए, ताकि अदालत उस पर फैसला ले। आप उनके पक्ष की चीजें तो छुपा के कूड़े के डब्बे में डाल रहे हैं। उनके खिलाफ जो चीजें ली दबाव में, उसको आप कोर्ट के सामने रख रहे हैं, तो कोर्ट कैसे निष्पक्ष फैसला देगा? ये बात भी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हलफनामे में लिखी है। और हमें उम्मीद है कि देश की चुनाव प्रणाली को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार के लिए, इस समय के लिए अदालत जरूर उनको आने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं पूछूं। आम आदमी पार्टी की रिस्पॉन्स फर्स्ट में कहा गया था कि किसी गुजरात के हवाला कारोबार की बात की थी, कोई डायरी की बात की थी, गुजराती में लिखा था, उसको क्या कहना चाहते हैं, है क्या बुरा मामला? देखिए, ये विषय में पहले भी एक बार प्रेस वार्ता में बता चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है 100 करोड़ रुपए साउथ से दिल्ली आए, दिल्ली से गोवा गए, यानी कि साउथ इंडिया से आए दिल्ली, दिल्ली से गए गोवा। अब मैं ये जानना चाहता हूं, जो पैसा अगर साउथ से दिल्ली आएगा और दिल्ली से गोवा जाएगा, उसमें गुजरात का हवाला कारोबारी क्या करेगा? गुजरात के हवाला कारोबारी के पास कोई एंट्री हाथ से लिखाई गई और उस गुजराती में लिखी एंट्री को सबूत बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ही तो साफ पता है गुजरात में कौन है, गुजरात में किसकी सरकार रही है, गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या रहा है, किस तरीके से अपने अपने प्रतिद्वंदियों को झूठे मामलों में फंसा के उनको जेल भेजने का मॉडल तो गुजरात का पुराना मॉडल रहा है 25 साल का। वहां पे कोई कारोबारी की हाथ से लिखी गुजराती की एंट्री को आप सबूत बना रहे हैं, कमाल ही हो गया। वो पैसा गुजरात करने क्या जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, मनगढ़ंत है, क्योंकि गुजरात में इनकी सरकार है, वहां पे चीजें मैनेज कर लेते हैं, उस तरीके से की हुई झूठी कार्रवाई है। और कोई सवाल आपके पास है? सर, दूसरा, अभी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह लवली, उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे का कारण है वो ये होता है कि आम आदमी पार्टी जिसने कि हम पे आरोप लगाए, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात की, उनके साथ गठबंधन कर लिया गया और प्रोपेगेंडा को जो उम्मीदवारों पर सवाल खड़े किए हैं। कुल मिला के ठीक तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन को तोड़ा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये हमारे गठबंधन के प्रमुख साथी कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। मेरे द्वारा इसमें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। उनकी पार्टी ही उनके विषय में और उनके आंतरिक मामलों के बारे में बेहतर बता सकती है। तो दूसरा एक मुद्दा एमसीडी का है सर। आप ही कह रहे हैं कि मेयर पर जो है एक एससी कैंडिडेट को जाना था, वो नहीं करने दिया गया। इसमें आप क्या सोच रहे हैं कि क्या करने वाले हैं? देखिए, कल भी उपराज्यपाल कार्यालय से एक प्रेस रिलीज दिया गया और उस प्रेस रिलीज के अंदर बताया गया कि दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे काम रुके हुए हैं। सवाल यह है कि दिल्ली नगर निगम के काम